बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर नंबर 4 जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को ही डिस्कस कर रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री को। कौन सी ब्रांच को? बायोकेमिस्ट्री। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। बायोलॉजी वाले कहते हैं कि ये हमारी ब्रांच है, केमिस्ट्री वाले कहते हैं हमारी ब्रांच है। तो खैर है ये केमिस्ट्री वालों की ही ब्रांच, तो क्योंकि एंड पे भी केमिस्ट्री ही है। अब हम ज़रा इसकी डेफिनेशन कहते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about biological compounds, देखिए केमिस्ट्री की ब्रांच होने के नाते अंडरस्टूड है कि हमने बायोलॉजिकल कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को भी स्टडी करना है, कंपोजिशन को भी स्टडी करना है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना है, हमने उसकी प्रॉपर्टीज़ में होने वाली तब्दीलियों को भी स्टडी करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स, वो चाहे हमारे पास स्ट्रक्चरल हैं चाहे फंक्शनल हैं, हर तरह के आ जाएंगे। ठीक हो गया? उनका मुतालिया वो हमारे पास किस में आएगा? बायोकेमिस्ट्री में आएगा। इट आल्सो कवर्स द मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म को भी कवर करती है। इसी ब्रांच में आप मेटाबॉलिज्म को भी स्टडी करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक्चुअली हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले तमाम तर बायोलॉजिकल रिएक्शन को मजमूई तौर पे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? collectively all types of biological reactions taking place in living organisms are called मेटाबॉलिज्म्स। उनको कलेक्टिवली तौर पे मेटाबॉलिज्म्स कहते हो। उसमें बड़े मॉलिक्यूल टूट के छोटों में क्यों तब्दील हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, या छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होके बड़े मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, इसका मुताला हम इसी ब्रांच में करेंगे। उसके बाद बायोलॉजिकल कंपाउंड्स की कुछ एग्जांपल्स आपको लिख देता हूं ताकि आपके इल्म में इजाफा हो सके। कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स हो गए, प्रोटीन्स हो गई, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, वगैरह वगैरह। हम इन कंपाउंड्स की डिटेल भी इंशाल्लाह केमिस्ट्री में 10वीं क्लास में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ नाम की अब तक पढ़ लेते हैं कि ये बायोलॉजिकल कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो ये ब्रांच
हमारे पास एग्रीकल्चरल फील्ड है, उसको कवर करती है एग्रीकल्चर। ये ब्रांच हमारी फूड इंडस्ट्री को कवर करती है। तो उसके बाद सेकंड वन ब्रांच जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री की ऐसी शाख जिसमें आप मुख्तलिफ मुरक्कबात का मुताला, बनने का मुताला करते हो, किस स्केल पे? कमर्शियल स्केल पे। सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about manufacturing of different items, अशिया on commercial scale। मुख्तलिफ अशिया के बनने के मेथडोलॉजी को स्टडी किया जाता है। उसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो भी स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पे अमोनिया की हो गई मैन्युफैक्चरेशन, सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, यूरिया। यही अमोनिया जो है यूरिया के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। हमने अमोनिया के सिंथेसिस को भी स्टडी करना है, हमने यूरिया के सिंथेसिस को भी स्टडी करना है। ठीक हो गया। और याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था कि वो मुल्क पूरी दुनिया पर राज कर सकता है जिसकी इंडस्ट्रियल बेस स्ट्रॉन्ग होगी। तो अगर हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जो केमिस्ट हजरात का काम है वो ये होता है कि आपने यही प्रोडक्ट, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट हासिल करनी है, उसको आप किस तरीके से तैयार करें तो आपका कम से कम खर्च हो, क्वालिटी भी अच्छी हो और मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा है, वक्त की जो कंजप्शन है वो भी कम से कम हो, जल्दी से जल्दी हमें प्रोडक्ट हासिल हो। तो ये सारा कुछ स्टडी करके कौन से केमिस्ट देते हैं? हमें इंडस्ट्रियल केमिस्ट देते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है बेटा? उसके बाद जो आज हमने थर्ड वन डिस्कस करनी है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about nuclear reactions। न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं एंड देयर एप्लीकेशंस, और उनके इस्तेमालात को स्टडी किया जाता है। यह स्टडी किया जाएगा कि न्यूक्लियर रिएक्शंस कैसे प्रोसीड करता है, उसमें क्या तब्दीलियां आती हैं, उसके लिए कौन से कंडीशंस रिक्वायर होती हैं और उसकी वजह से हम कौन कौन से फ़ायदे हासिल कर सकते हैं, उनकी वजह से कौन से नुकसानात हो सकते हैं। तो उसके लिए हम जहनी तौर पे तैयार रहते हैं और काबू पाने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ किस में स्टडी किया जाएगा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि हमें पता तो हो कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते क्या हैं। तो हम पहले न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिफाइन करेंगे।
न्यूक्लियर रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियाई ही तब्दील हो जाता है। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस in which nuclei of atom is changed। एटम्स के न्यूक्लियाई ही बदल जाते हैं। देखिए आपने पहले एक रिएक्शन पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से वाटर बनता है। हाइड्रोजन उसी तरह हाइड्रोजन रहा, ऑक्सीजन उसी तरह है तो ऑक्सीजन का ही एटम। लेकिन कुछ ऐसे रिएक्शन भी होते हैं जिसमें न्यूक्लियाई ही चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम हीलियम और बेरिलियम का रिएक्शन करवाएं, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है, एटॉमिक मास 9 होता है, हीलियम का 2 और 4 हो गया, तो इसके नतीजे में हमें कार्बन हासिल होता है 6 और 12 प्लस 1 न्यूट्रॉन खारिज हो जाएगा। अब देखें इसमें हमारा न्यूक्लियाई ही चेंज हो गया, लिहाजा ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन होगा। इस तरह के रिएक्शंस का मुताला न्यूक्लियर केमिस्ट्री में किया जाता है। इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं? इसको मेडिकल फील्ड में यूज़ किया जाता है क्योंकि इस दौरान एनर्जीज वगैरह खारिज होती है, रेडिएशंस खारिज होती है, जिसको आप रेडियोथेरेपी वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा आप जो न्यूक्लियर केमिस्ट्री है इसको पावर जनरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ तक बेटा आपका आज का लेक्चर था। बाकी 2 ब्रांचेस रहती हैं, वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। लेकिन बहुत मायूस कौन कारकर्दगी आप लोगों की तरफ से कि आप लोग बिल्कुल भी लेक्चर्स को सीरियस नहीं ले रहे, सुनते ही नहीं हैं। क्योंकि मैंने हर असाइनमेंट में, हर लेक्चर में मैं कोई ना कोई क्वेश्चन बोल रहा हूँ और अभी तक एक भी स्टूडेंट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसका मतलब आप लोग लेक्चर सुनते ही नहीं हैं। तो मैं आपको मेंशन करता चलो बेटा, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। ये लेक्चर्स रिवाइज नहीं किए जाएंगे जब स्कूल ओपन होगा, एक बात। दूसरी बात कि आप लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं है मेरा, आप लोगों को इसका बहुत बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। सिर्फ लेक्चर्स ही ज़्यादा नहीं होंगे, आप लोगों ने 2 साल मेरे पास वक्त गुजारना है बेटा। मैट्रिक पढ़ते का जो है आपका दौरानिया है, तो इसलिए आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना आप मुझे लाइट ले रहे हो उतना ही ज़्यादा परेशानी आपके लिए खड़ी कर दूंगा, ठीक है। तो टीचर का काम होता है कि वो फैसिलिटेटर होता है, बच्चे के लिए आसानियाँ पैदा करता है, लेकिन आसानियाँ बच्चा खुद अपने लिए पैदा करवाता है बेसिकली। आपको मैं एक मिसाल देता हूँ कि इस दुनिया में ना इंसानों में से सबसे ज़्यादा किसी के साथ कोई प्यार करने वाली हस्ती है तो वो माँ है, यही होता है ना। तो एक कहावत बन गई है कि माँ भी तब तक दूध नहीं देती जब तक बच्चा रोता नहीं, ऐसा ही है ना। तो ये आपके लिए बहुत भारी नुकसान है। मेरे लेक्चर्स के लेवल आप देख सकते हैं कि आपको मैंने पहले जब व्हाट्सएप के ज़रिए ईद से पहले लेक्चर्स भेज रहा था तब की आप एक्सप्लेनेशन देख लें, जब मैं आपको फेस टू फेस क्लास में एक्सप्लेन कर रहा था तब की आप मेरी एक्सप्लेनेशन देख लें और आप मेरे मौजूदा एक्सप्लेनेशन देख लें, तो इन में फ़र्क है। पहले बहुत अच्छा एलेबोरेट कर रहा था, मैं ज़्यादा एलेबोरेट कर रहा था क्योंकि मेरा टारगेट था कि मैं आपकी केमिस्ट्री बेहतर करूं, लेकिन आप लोगों ने बड़ा मायूस कौन परफॉर्म किया, जिसकी वजह से बिल्कुल भी अब मेरा दिल नहीं करता एक्सप्लेन करने को, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल लाइट सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपके हाथ में है अपना फ्यूचर के आप लोग क्या चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सीरियस हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।